गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपसे बात करूंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 से 1905 तक की अवधि में कांग्रेस ने उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में कार्य किया था। इन नेताओं की कैसी कार्यशैली रही और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को किस रूप में प्रस्तुत किया था, आज के लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निसंदेह एक सेवा मुक्त आईसीएस अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, परंतु इसके उद्देश्य इसके प्रथम अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने स्पष्ट कर दिए थे। वे उद्देश्य इसकी भूमिका तैयार करने वाले समाज सुधारकों एवं धर्म सुधारकों के विचारों से साम्यता रखते थे। इन उद्देश्यों में देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के मध्य संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देश प्रेमियों के मध्य राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित करना और यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग कहा जाता है। इस काल में कांग्रेस का लक्ष्य देश में वैधानिक सुधार लाना था। उदारवादी ब्रिटिश सरकार के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए वरदान मानते थे। वे सरकार से सहयोग और प्रार्थना और अनुरोध करके ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे। वे ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में क्रमबद्ध सुधार के पक्ष में थे और भारतीयों को राजकीय सेवाओं में उच्च पद दिलाना चाहते थे। उदारवादियों का विचार था कि स्वशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के पूर्व स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उदारवादियों के कुछ सिद्धांत सामने आते हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना, क्रमिक सुधारों में विश्वास, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग, ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना और वैधानिक उपायों में विश्वास दिखाई देते हैं। कांग्रेस के फर्स्ट फेज अर्थात 1885 से 1905 तक के युग में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश बनर्जी आदि का कांग्रेस की राजनीति पर प्रभाव रहा और ये लोग उदारवादी राजनीति में विश्वास करते थे। इस पीरियड में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, उनका अधिकार था। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतें ही मांगी। यदि हम उदारवादियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रतिवर्ष होने वाले अधिवेशनों में मांगों की बात करें तो राजनीतिक मांगे जो उन्होंने सरकार के समक्ष रखी, उनमें मुख्य रूप से थी प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक भागीदार बनाया जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, प्राथमिक, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, नागरिक अधिकारों जिनमें भाषण, प्रेस की आजादी, संगठन की स्वतंत्रता शामिल थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की जाए और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में
वृद्धि की जाए। इस प्रकार उदारवादी नेताओं ने अत्यंत विनम्र तरीके से भारतीय जनता के हितों के लिए संघर्ष किया और राजनीतिक मांगे उन्होंने सरकार के समक्ष रखी। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ आर्थिक मांगे भी प्रस्तुत की। आरंभ में यद्यपि उदारवादियों की ये धारणा थी कि अंग्रेजी शासन में भारतीयों की आर्थिक अवस्था सुधरी है, परंतु शीघ्र ही उन्हें असलियत समझ आ गई। उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को गहराई से समझते हुए भारत की आर्थिक अवस्था का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का शोषण और धन की निकासी है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद का प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। इस क्षेत्र में दादाभाई नौरोजी का योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट लिखा कि भारत कई प्रकार से विपन्न है और दरिद्रता में डूबा हुआ है। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में उदारवादियों ने कुछ मांगे प्रस्तुत की, जिनमें वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे करदाताओं पर बोझ कम हो, भूमि कर निर्धारण में नरमी बरती जाए, भारत के औद्योगिक विकास में बाधक तत्वों को जिनमें स्वदेशी उद्योगों का ह्रास, पूंजी में कमी और तकनीकी शिक्षा का अभाव, इन्हें समझते हुए उदारवादियों ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी आर्थिक सहायता और संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने विनिष्ट हस्तशिल्प उद्योगों के लिए सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक बताया। स्वदेशी माल की खपत के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन भी आवश्यक बताया। 1896 में महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली स्वदेशी अभियान आरंभ किया गया, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में श्रमिक वर्ग का विकास होने लग गया था। खानों में काफी श्रमिक काम करने लगे थे और कुछ उद्योग धंधे भी पनपने लग गए थे, परंतु उदारवादी नेताओं ने श्रमिकों की हीन अवस्था पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। जहां तक कृषकों की स्थिति का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में कृषकों की अवस्था दयनीय बनी रही। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने कृषि के विकास के लिए कुछ नहीं किया और किसानों से ऊंची दरों पर लगान वसूल करती रही। इस कारण किसान कर्जदार हो गए थे और साहूकारों के चंगुल में फंसे रहे थे। किसानों की दयनीय अवस्था पर उदारवादियों का ध्यान गया और उन्होंने सरकार से भूमि कर घटाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने भूमि संबंधी ढांचे में भी परिवर्तन करवाना चाहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उदारवादी नेता अहिंसावादी और शांतिपूर्ण तरीकों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे। उन्होंने स्वयं ने कोई आंदोलन व संघर्ष नहीं किया और न ही जनता को इसके लिए प्रेरित किया। वे राजनीतिक उन्नति नियम के अनुसार चाहते थे। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि भारत की आम जनता अभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हुई है। केवल वकील, डॉक्टर, अध्यापक, पत्रकार और लेखक ही इस ओर उन्मुख हुए हैं। उदासीनता, अज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण भारतीय जनता में संघर्ष की शक्ति नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि भारत का विशाल जनसमूह उदासीन है, विभाजित, गरीब है और अज्ञानी है। परिणाम स्वरूप जनमत राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक नहीं है। उन्होंने भली भांति यह देख लिया था कि अभी वह समय नहीं आया है कि विदेशी हुकूमत को चुनौती दी जा सके। अतः राजनीतिक अधिकार और स्वायत्त शासन की प्राप्ति के लिए प्रयास धीरे धीरे ही
किए जाने चाहिए। उदारवादियों के आरंभिक नेताओं ने जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का भारत में प्रचार और प्रसार का समर्थन किया। भारत की मध्यकालीन पुरानी और निरंकुश समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने अधिक जोर दिया और किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया। उदारवादियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य दिखाई देता है कि उन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करके भारत में आर्थिक चेतना जागृत की। भारत की आर्थिक समस्याओं के प्रति इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वे औद्योगिकरण और सामाजिक संबंधों के लोकतांत्रिकरण द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के समर्थक थे। इन उदारवादियों के आर्थिक प्रवक्ता दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को भारत की बढ़ती गरीबी का कारण माना और इस आर्थिक शोषण के 3 रूप बताए: व्यापार, वित्त और उद्योग। इनकी धारणा थी कि ब्रिटिश सरकार स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रही है और आधुनिक उद्योगों को इरादतन निरुत्साहित कर रही है। उदारवादी प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में कार्यकारिणी और न्यायपालिका का पृथक्करण चाहते थे और न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति बराबरी के सिद्धांत पर चाहते हुए न्यायालयों में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति के पक्षधर थे जो कानून के ज्ञाता हों। उदारवादी वैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे, परंतु वे इस प्रकार के संघर्ष का गठन नहीं कर सके। इस क्षेत्र में कुछ समाचार पत्र ही उनकी कुछ सहायता कर सके। भारतीय व्यापारी इस समय कांग्रेस से प्रभावित नहीं हुए थे। इस कारण वे कांग्रेस को आर्थिक सहायता देने से भी हाथ खींचते थे और नेता धनवान नहीं थे। इस कारण अर्थ की कमी भी इस वैधानिक संघर्ष को बहुत गतिशील नहीं बना सकती थी। तो इस प्रकार इस फर्स्ट फेज को कांग्रेस के इतिहास में सुधार काल भी कहा गया है। इन 20 वर्षों के काल में उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के स्थायित्व में ही भारत का कल्याण समझा